ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ऐसा समझ लो एक नई जर्नी से शुरू करने वाले हैं। यहाँ 3 चैप्टर की जर्नी और ये बहुत ही जबरदस्त जर्नी है। एक्चुअल में फिजिक्स में मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट पार्ट ही है। तुम्हारा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, खैर अपना अपनी चॉइस होती है, वो बिल्कुल होनी भी चाहिए। बट मेरे को पर्सनली ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा पसंद है, जहां पे हम मोशन के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। कहने का क्या मतलब है, आओ देखते हैं। अब जो मोशन है वो क्या हो सकता है, वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। मान लो कोई एक बॉडी है जो कि सीधी सीधी मूव कर रही है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपना डायरेक्शन नहीं बदल रही। चाहे वो इधर इस डायरेक्शन में सीधा मूव करे, चाहे वो इस डायरेक्शन में सीधा मूव करे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, कहीं भी मूव करे, बट वो सीधा मूव करे, अपनी डायरेक्शन को ना बदले। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन मोशन। और यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी तो। बट इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। मान लो कोई बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है, जैसे कि ये मूव कर रहा है, तो अब कर्व में मूव कर रहा है तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो गए, है कि नहीं, दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए। कैसे, एक ये वाला एक ये वाला। एक्सिस अगर मैं बना लूं, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो 2 अलग अलग डायरेक्शन हो गए, है कि नहीं। तो ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा हमारे पास मोशन इन 2 डायमेंशंस, कह सकते हैं इसको मोशन इन अ प्लेन, जो कि अगला चैप्टर है। और इसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि बॉडी और भी डिफरेंट तरीके से मूव करे। खैर ऐसा होता नहीं है, तो बस ऐसे ही लगा हुआ है, बट फिर भी ऐसे अगर मूव कर रहा है तो अब ये बॉडी 3 डायमेंशन में मूव कर रही है। जैसे मैं और तुम 3 डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, हम चल भी सकते हैं, मुड़ भी सकते हैं और कूद भी सकते हैं, तीनों चीजें कर सकते हैं, इसीलिए हम 3 डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। ऐसे केस में हमारा जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा और डिफरेंट आता है, वो इस तरीके का। एक्स वाई जेड तीन हमारे पास, जैसे एक्स और वाई पढ़ा होगा तुमने, यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी आता है। इसको शो करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे तुम किसी क्यूब का एग्जांपल ले सकते हो। तो बेसिकली अब यहां से तुम लोग एक शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल सुनने वाले हो और वो है मैकेनिक्स। बहुत सुनोगे और नहीं सुनोगे तो सुन लो, सिंपल सी बात है। मैकेनिक्स बहुत एक्चुअल में है क्या, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांच है, जैसे कि मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ाया, यहीं से फिजिक्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मैकेनिक्स सिंपली एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लो बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडीज अगर रुकी हुई हैं तो हम रेस्ट के बारे में बात करते हैं, या फिर कोई अगर मोशन में है, कोई बॉडीज अगर मूव कर रही हैं, ठीक है, तो रुकी हुई बॉडीज या फिर मूव करती हुई बॉडीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंदर आता है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस है, बिल्कुल शुरुआत में न्यूटन बाबा सर जी के जमाने के ये क्या है, ब्रांच है फिजिक्स का, बहुत ही शुरुआती टाइम से है। तो मैकेनिक्स के अंदर भी और सब ब्रांचेस होती हैं और भी पार्ट्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे बटने वाला है आगे। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब अगर कोई भी बॉडी क्या हुई है, रुकी हुई है, अगर मान लो वो रेस्ट पे है या फिर इक्विलिब्रियम पे है। कहने का मतलब ये जैसे ही सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें भी किस पे है, रेस्ट पे है। बट कोई एक ऐसी बॉडी भी हो सकती है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, जिसके ऊपर ताकत लग रही हो, ठीक है, बिल्कुल ताकत लग रही हो, बट फिर भी वो मूव ना कर रहा हो, है ना। तो ऐसा भी केस हो सकता है, और ये दोनों केसेस हम पढ़ते हैं किसके अंदर, स्टैटिक्स के अंदर। बेसिकली बॉडीज रुकी हुई है, स्टैटिक है, रुका हुआ कहते हैं उसको, है कि नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब उसको कोई परेशान नहीं कर रहा इसीलिए वो रुकी हुई है। हो सकता है 2 लोग मिलके बराबर परेशान कर रहे हो, है कि नहीं। अब 2 लोग मिलके एक ही बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं और वो बॉक्स ना ही लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, स्टैटिक्स के अंदर ही आएगा। यहाँ पे हमें ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, किससे, टाइम से। हम टाइम को ज्यादा मेजर करते नहीं। अब ये बॉक्स से बॉक्स जो भी चीजें रुकी हुई हैं, ये कितने देर तक यहाँ रुकी रही है, हमें इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय को नापना ज्यादा एसेंशियल नहीं होता है स्टैटिक्स के अंदर। अगली जो ब्रांच है हमारे पास उसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स, और एक्चुअल में ये चैप्टर भी काइनेमैटिक्स का ही एक पार्ट है। यहाँ पे हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो कि डील करता है मोशन से, ठीक है, सिर्फ मोशन से, और विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट या फिर कॉज ऑफ मोशन। कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, वो बिल्कुल मूव कर रही है, बट हमें सिर्फ उसी चीज से मतलब है कि वो मूव कर रही है, बस वो मूव कर रही है, हमें उससे मतलब है। किसने उसको मूव कराया और किसके वजह से वो मूव हुआ, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो बॉडी मूव कर रही है, उस पे ध्यान दो, किसके वजह से मूव कर रही है इस पे ध्यान मत दो। वो क्या हो गया, काइनेमैटिक्स की स्टडी हो गई, ठीक है। यहां पे इसका उल्टा, स्टैटिक्स का उल्टा, यहां पे समय को नापना, मेजरमेंट
पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है। तो अगली जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस साल, थोड़ा आगे पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो ब्रांच है ये इसके बारे में बात करती है कि जब बॉडीज क्या कर रही हो, मोशन में हो, बट मोशन के साथ साथ वो ये भी देखती है कि वो किसके वजह से, क्या कारण है कि वो बॉडी मूव कर रही है। अब कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे और वो क्यों मूव कर रही है, किसके वजह से मूव कर रही है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर दोनों चीजें अगर मैं ऐड कर दूं तो वो किसके अंदर आ जाता है, डायनेमिक्स के अंदर आ जाता है। ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इससे पहले काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि बॉडी मूव कर रही है और हमें फोर्स से खासा मतलब था नहीं, फोर्स का जैसे ही मतलब पड़ जाएगा वो डायनेमिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगली बात हमारे पास ये है कि डायनेमिक्स जो है वो पूरा का पूरा ज्यादातर वो इस पे कंसर्न होता है कि फोर्सेस कैसे मोशन को कॉज कर रहे हैं, कैसे फोर्स के वजह से मोशन हो रहा है, ये इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बट जरा मैं इतने देर से रेस्ट मोशन की बात ही कर रहा हूं, बट क्या मुझे हक है सही से रेस्ट को और मोशन को ऐसे ही बोल देने का? नहीं, यहां तक मैं जो भी बातें बोल रहा हूं उसको बोलने के लिए ना मुझे बहुत ही एक तगड़ी चीज को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं बोल नहीं सकता कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तुम्हारे लिए कोई बॉडी रेस्ट पे तब है जब वो रुकी हुई है और मोशन में तब है जब वो मूव कर रही है। ऐसा एक सिंपल मतलब हमारे लिए अभी तक यही है। बट जरा इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ट्रेन के अंदर तुम बैठे हो, अब ट्रेन के अंदर तुम दो लोग बैठे हो, इस बंदे के लिए ये और इस बंदे के लिए ये, एक दूसरे के लिए ये दोनों बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के लिए किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, है कि नहीं। वो भी बैठा है वो भी बैठा है, दोनों के दोनों बैठे हुए हैं तो फर्क पड़ता नहीं, दोनों के दोनों मानेंगे कि दोनों रेस्ट पे हैं। बट जो बाहर एक बंदा बैठा होगा और बाहर बैठ के वो ट्रेन वाले को देख रहा होगा, उसके लिए वो ट्रेन वाले क्या होंगे, मोशन में होंगे। और ये सेम चीज कार वालों के लिए भी होती है कि यानी अगर तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो तो गाड़ी के अंदर वाले सारे लोग तुम्हारे लिए रेस्ट पे हैं, बट एक बाहर वाला बंदा तुम्हें देखेगा तो उसके लिए तुम सारे के सारे लोग मोशन में हो जाओगे, ठीक है। और इसका एक और ब्रॉडर एस्पेक्ट देखते हैं। चलो मान लो कि तुम बैठे हुए हो एकदम और बिल्कुल तुम मूव नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए तुम परफेक्टली रेस्ट पे हो, बट तुम लोग कहां बैठे हो, घर में बैठे हो। घर कहां में, किसी कंट्री में। कंट्री कहां पे है, अर्थ पे है, और अर्थ तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ना, है कि नहीं। तो अर्थ तो कंटिन्यूअसली रेवोल्यूशन में है, किसके, सन के। तो ऐसे मैं कैसे बोल सकता हूं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है? किसी भी कंडीशन में मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो रेस्ट होता है और मोशन होता है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। मतलब मैं कंसीडर करूंगा कि सामने वाले के हिसाब से क्या मैं रेस्ट पे हूं या मैं मोशन में हूं। कहने का मतलब ये अगर चीज रुकी हुई है, मान लो ये चीज है तो ये चेयर भी रुका है, ये भी रुका है, एक दूसरे के लिए एक तरीके से रेस्ट पे हैं। बट यहां पे देखो ये सारे के सारे लोग अगर भाग रहे हैं और ये जमीन रुकी हुई है तो जमीन के हिसाब से, जमीन के रिस्पेक्ट में सारे लोग मोशन में, ठीक है। इसके लिए ये रेस्ट पे है और इसके लिए ये रेस्ट पे, ये दोनों ट्रेन के अंदर बैठे इसलिए रेस्ट पे हैं, पर बाहर वाले के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो जाएंगे। सेम चीज अगर हम यहां बैठे हुए हैं तो हम लोग रेस्ट पे हैं, बट अगर कंसीडर करेंगे पूरे अर्थ को तो वो मोशन में हो जाएगा। तो हम हमेशा ध्यान रखना, हम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते कि कोई चीज रेस्ट पे है या मोशन में है। हमेशा हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, और मैं पहले कंपेयर करूंगा फिर बताऊंगा हाँ ये चीज रेस्ट पे है, हाँ ये चीज मोशन में। बिना कंपैरिजन हम नहीं बोल सकते। तो यहां से रेस्ट की कहानी यही हुई कि कोई बॉडी रेस्ट पे तभी है जब वो अपने सराउंडिंग्स के, आसपास के सामान के हिसाब से रेस्ट पे हो। आसपास की चीजें मूव कर रही हैं और वो चीज क्या है, रुकी हुई है, तो वो किस पे हो गई, रेस्ट पे हो गई। वो क्या हो गई, रेस्ट हो गई। ये सिंपल सी बात है। बट वही अगर मैं कंसीडर करूं किसको, मोशन को, तो उसका जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर मैं किसी चीज को मोशन में बोलूंगा तो मोशन में तभी है जब एक्चुअल में वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से उसका जो पोजीशन है वो बदल रहा होगा। तो ठीक है, पिछले वाले केस में पोजीशन नहीं बदल रहा था, अब बदलेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्चुअल में मोशन में हो जाएगा। ठीक है, आसपास की चीजें रुकी हुई हैं बट हम लोग भाग रहे हैं, रुके हुए मतलब मूव कर रहे हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं किस में हो गया, मोशन में हो गया। ये थी कहानी रेस्ट और मोशन की एक्चुअल में। तो कभी भी ध्यान रखना, ऐसे किसी भी चीज को रेस्ट पे या मोशन में बोलने
बोलने से पहले 2 बार सोचना कि तुम क्या सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे। तो अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। हम ऑब्जेक्ट्स नहीं लेंगे, हम ऐसा नहीं लेंगे कि ट्रेन व्रेन कुछ भी, हम लोग ना बात करेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की। बेसिकली बात यही करने वाले हैं कि कोई चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, फिर उसके लिए मोशन वगैरह लाइन खींचेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई लाइन है और लाइन के लिए हमने ये जैसे ये वाला ओ वाला हो गया, ये आई वाला हो गया, ये सब क्या हो गए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हो गए और इनको हम मूव कराएंगे। बट एक्चुअल में पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? होता ही है कि दुनिया में कोई भी चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, यही चीज है। और इस चीज का हम पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो तुम्हें समझ में आता चला जाएगा। बट यहां पे सिर्फ इतना समझ लो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है। देखो, जैसे एक चींटी है, वो तुम्हारे पूरे घर में मूव करती है। अब तुम्हारे घर के हिसाब से चींटी बहुत छोटी है, तो ऐसा समझ सकते हो तुम्हारे घर के रिस्पेक्ट में चींटी क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि बहुत छोटी चीजों को ही हम क्या बोले, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोले। कोई बहुत बड़ी चीज जैसे कि एक ट्रेन, ट्रेन को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अगर उसको कन्याकुमारी से कश्मीर भेजा जाए तो इतने बड़े डिस्टेंस के लिए ट्रेन भी छोटी हो गई, और इतने बड़े डिस्टेंस के लिए अगर ट्रेन छोटी है तो ट्रेन को भी हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बेसिकली ये नहीं होता कि कोई भी छोटी सी चीज, नहीं, वो ये होता है कि पूरे डिस्टेंस के हिसाब से, तुम्हारे बड़े से डिस्टेंस के हिसाब से जो तुम्हारी बॉडी है वो पॉइंट साइज की है, काफी छोटी है। और सबसे बड़ा एग्जांपल अर्थ का ले लो। अब जो सन है वो हमारे अर्थ से कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना छोटा है कि देख लो तुम यहाँ पे मार्क करना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो सोचो उसके आसपास जब चक्कर लगा रहे हैं तो इतना बड़ा डिस्टेंस के लिए जो हमारा अर्थ है वो भी क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हुआ। तो कहने का मतलब है दुनिया में कोई भी चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, बस डिपेंड करता है कि तुम नाप किस हिसाब से रहे हो। ट्रेन को भी बोल सकते हैं, चींटी को भी बोल सकते हैं। और अगर देखा जाए कि सिर्फ मैं इतने से डिस्टेंस के लिए बात करूं, सोचो इतने से डिस्टेंस, क्या इतने से डिस्टेंस के लिए चींटी पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं है, बट पूरे घर के लिए है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, यही है कंसेप्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो अब यहां से तुम्हारा चैप्टर शुरू होता है, आगे बहुत सारी कहानियां जानेंगे। बाय बाय।